स्टूडेंट डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। हम पढ़ते हैं ध्वनि साउंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ध्वनि से जुड़े कई क्रियाकलापों को पढ़ा तथा वाक् तंतुओं के बारे में पढ़ा। पुरुषों के वाक् तंतुओं की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होती है। महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है। बच्चों के वाक् तंतु छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक् ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। आप अगर अंधेरे कक्ष में बैठे हैं या कहीं दूर बैठे हैं और कोई आवाज़ आती है तो आप समझ जाते हैं कि ये पुरुष की आवाज़ है कि महिला की या किसी बच्चे की। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब आप कुछ दूरी पर खड़े अपनी सहेली को पुकारती हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ सुन पाती है। उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसी पहुंचती होगी, ये प्रश्न आपके मन में कई बार आता होगा। ध्वनि को संचरण के लिए कोई माध्यम चाहिए। संचरण का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। मेरी ध्वनि मेरी सहेली तक हवा के माध्यम द्वारा पहुंचती है। ध्वनि पहुंचने का माध्यम क्या हो गया? हवा। ये हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इसको बहुत सावधानी पूर्वक करना है और माता पिता की परमिशन लेकर ही करना है। धातु अथवा कांच का एक गिलास लीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि वह सूखा हो। इसमें एक सेल फोन रखिए। याद रखिए कि सेल फोन पानी में ना रखा जाए। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। अब ग्लास के किनारों को अपने हाथों से सटाकर पकड़िए। अब अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटाकर रखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत दीजिए। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ को सुनिए। क्या ग्लास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है? तो हाँ, गिलास में से वायु खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है। गिलास को अपने मुंह से हटाइए। क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है? तो हाँ, ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है। प्रबल मतलब तेज हो जाती है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर होगा हाँ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रथम स्थिति में जब ग्लास से वायु निकाल ली गई तो ध्वनि की गति धीमी हो गई। द्वितीय स्थिति में जब गिलास से वायु खींचना रोक दिया तो ध्वनि फिर से प्रबल हो गई क्योंकि गिलास में पुनः वायु आने लगी। क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है? तो उत्तर होगा इसका हाँ। गिलास में वायु की मात्रा आयतन कम होने से ध्वनि की प्रबलता घट जाती है, ध्वनि कम सुनाई देती है। वास्तव में यदि आप ग्लास में से सारी वायु खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती। इसलिए आप चंद्रमा में अगर किसी व्यक्ति के बाजू में खड़े होकर बहुत तेज आवाज़ में चिल्लाएंगे तो भी उसे कुछ सुनाई नहीं देगा क्योंकि वहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है जिससे हम ध्वनि सुन सकें। ध्वनि द्रवों में संचारित होती है या नहीं, इसको जानने के लिए हम क्रियाकलाप करते हैं। एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए। इसे स्वच्छ जल से भरिए।
एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए। आप भगवान के लिए जो घंटी बजाते हैं वो घंटी भी ले सकते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए। जल के अंदर, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को ना छुए। अपने कान को जल की सतह पर सावधानी पूर्वक रखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। सतर्क रहें, जल आपके कान में प्रवेश ना करे। क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं? क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रवों में हो सकता है? तो पहला प्रश्न जो है हमारा कि क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं? तो हाँ, हम घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रवों में हो सकता है? तो इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रवों में हो सकता है। दूसरे क्रियाकलाप के माध्यम से हम ये ज्ञात करेंगे कि ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकती है। इसके लिए आप धातु का 1 मीटर स्केल या धातु की एक लंबी छड़ लीजिए। इसके एक सिरे को अपने कान से सटाकर रखिए, जिससे आप ध्वनि सुन सकें। अपने मित्र से स्केल के दूसरे सिरे को धीरे से खरोंचने या खटखटाने के लिए कहिए। अब आप अपने मित्र से कहिए कि वो स्केल के दूसरे सिरे को किसी दूसरी चीज़ से खरोंचे या खटखटाए। क्या आप खरोंचने की ध्वनि सुन पाते हैं? अपने आसपास खड़े मित्रों से पूछिए कि क्या वे भी इस ध्वनि को सुन पाएंगे। तो आपका उत्तर होगा कि हाँ, हम खरोंचने की ध्वनि सुन सकते हैं, लेकिन मेरे आसपास खड़े हुए मित्र इस ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे। क्रियाकलाप के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि ध्वनि का संचरण द्रवों के साथ साथ ठोसों में भी हो सकता है। आप अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर तथा अपने मित्र को दूसरे सिरे को खरोंचने के लिए कहकर भी उपरोक्त क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसमें भी आपको ध्वनि सुनाई देगी। हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। अपने बनाए हुए खिलौना टेलीफोन को याद कीजिए। अगर आपने नहीं बनाया है तो सुनिए। एक लंबी डोरी लेनी है और उसके दोनों तरफ एक एक ग्लास को लगा देना है। ये कागज़ के ग्लास लगा सकते हैं आप इसमें। और फिर अपने मित्र को एक डोरी के दूसरे छोर पर खड़े होने को कहना है। जब आप कुछ कहेंगे तो आपका मित्र जो इस दूसरे ग्लास को पकड़ा है उसको सब सुनाई देगा। या अब आप कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी गमन कर सकती है। अब तक हमने सीखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं तथा यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती हैं। यह माध्यम गैस, द्रव या ठोस कोई भी हो सकता है। इस ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं? अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि इस ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं? तो इस ध्वनि को हम सुनते हैं कानों के द्वारा। हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है। इसे कर्णपटह या ईयर ड्रम कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कि कर्णपटह क्या कार्य करता है, आइए टिन के डिब्बे का एक कर्णपटह बनाएं। एक प्लास्टिक अथवा टिन का डिब्बा लीजिए। इसके दोनों सिरे काटिए। डिब्बे के एक सिरे पर एक रबर के गुब्बारे को तानित कीजिए और इसे एक रबर के छल्ले से कस दीजिए। तानित रबर के ऊपर सूखे अन्न या थर्माकोल के 4 या 5 दाने रखिए। ये थर्माकोल की जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं उनको हम कह रहे हैं।
अब अपने मित्र से डिब्बे के खुले सिरे पर हुर्रे हुर्रे बोलने के लिए कहिए, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। देखिए कि अन्न के दाने का क्या होता है। अन्न के दाने ऊपर और नीचे क्यों उछलते हैं? तो अन्न के दाने तनुत हुई रबर के ऊपर और नीचे तेजी से उछलते हैं। जब हम बार बार हुर्रे हुर्रे बोलते हैं तो अन्न के दाने ऊपर नीचे उछलते हैं। अन्न के दाने ऊपर और नीचे इसलिए उछलते हैं क्योंकि तनित रबर में क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। ठीक वैसे ही कड़पटाह एक तानित रबर की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कड़पटाह को कंपित करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। कड़पटाह कंपनों को आंतरकण इनर ईयर तक भेज देता है। वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम सुनते हैं। क्या सुनते हैं? ध्वनि को, किसी की भी आवाज़ को। इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यह कड़पटाह को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे सुनने की शक्ति कम हो सकती है। बच्चों, ये मानव के कण का चित्र है। प्रत्येक कण के 3 भाग होते हैं: बाह्य कण, मध्य कण और अंतःकण। बाह्य कण जो होता है यह कान का सबसे बाहरी भाग होता है। हमारे शरीर में कान का मुख्य कार्य सुनने और शरीर का संतुलन बनाए रखने का होता है, इसलिए इन्हें हम श्रवणो संतुलन इंद्रियां भी कहते हैं। अगले भाग में हम कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति, प्रबलता तथा तारत्व, श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ, शोर, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।